तो आइए बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है मूत्र का निर्माण। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मूत्र का निर्माण टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। मूत्र का निर्माण या फिर क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो मूत्र का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो टॉपिक है, इसमें आपको 3 प्रोसेस पढ़ना है मेनली। कितना प्रोसेस है? तो मूत्र का निर्माण में 3 चीज पढ़ना है मेनली। क्या क्या पढ़ना है देखिए। पहला है आपका निस्यंदन, गुच्छीय निस्यंदन बोलते हैं इसको, गुच्छीय निस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। तो पहला प्रोसेस हो गया, पहला प्रक्रिया क्या है, गुच्छीय निस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा है आपका रीअब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण। दूसरा क्या है, पुनः अवशोषण। ठीक है, तो दूसरा प्रोसेस हो गया पुनः अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रेशन यानी कि अस्त्रावन, सिक्रेशन यानी कि अस्त्रावन। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा है आपका पुनः अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, और तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका सिक्रेशन। तो ये क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। मूत्र के निर्माण में जो ये 3 प्रक्रिया है, ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो बच्चों, आपको मैंने बताया था कि जो धमनिका आती है, रक्त लेके आती है जो धमनिका, ये देखिए जो धमनिका रक्त लेके आ रही है, उसको क्या बोले थे हम, अभिवाही धमनिका। क्या बोले थे, अभिवाही धमनिका। और जिस धमनिका से रक्त निकलता है उसको क्या बोले थे हम, अपवाही धमनिका। तो रक्त आया, रक्त का निस्यंदन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, निस्यंदन हुआ। और फिल्टर होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ था, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, वो आगे चला गया और बाकी चीज वापस रक्त में आ गया। ठीक है, तो रक्त में आपको बताए थे रक्त में होता क्या क्या है। रक्त में पहले से क्या होता है, रक्त कोशिकाएं होती है और क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो रक्त में से प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है, रक्त कोशिकाएं रह जाती है, प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है। रक्त में मौजूद जो प्रोटीन है, आपको बताए थे प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन जैसे फाइब्रिनोजन बताए थे, एल्बुमिन बताए थे, नहीं बताए थे। ठीक है, तो एल्बुमिन, फाइब्रोइन, ये सब प्रोटीन जो है, ये सब प्रोटीन का जो है निस्यंदन नहीं होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन और रक्त कोशिकाएं, इनको छोड़ के बाकी चीजों का निस्यंदन हो जाता है। ठीक है, तो बाकी चीजें अंदर गई, लेकिन वापस प्लाज्मा हमको वापस चाहिए रक्त में। तो ठीक है, तो फिर से इस जो अपवाही धमनिका जो है, ये जिधर से रक्त निकल रहा है, इसमें जो है रक्त वापस आता है। ठीक है, तो देखिए रक्त आया अभिवाही धमनिका से, यहाँ पे निस्यंदन हुआ, निस्यंदन होने के बाद नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो है आगे बढ़ गया। ठीक है, आपको बताए थे कि ये जो संवलित वाला पार्ट है, संवलित भाग है, इसको बोले थे, चूंकि ये बोमेन संपुट के पास है, तो इसको हम क्या बोले थे, इसको हम बोले थे समीपस्थ संवलित नालिका। ठीक है, तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, इसको बताया आपको हम वृक्काणु की संरचना टॉपिक में। ठीक है, तो ये क्या है, वृक्काणु की संरचना में बताए थे समीपस्थ संवलित नलिका। ये क्या है, दूरस्थ संवलित नलिका। ये क्या है, हेनले का पास, ये जो टेढ़ा सा दिख रहा है, ये क्या है, हेनले पास। ठीक है, तो ये सब जो स्ट्रक्चर होता है मेनली यहां से लेके यहां तक, ये सब जो है किडनी के वलकुट में होता है, कोर्टेक्स में। इस व्हाइट लाइन से ऊपर जो होगा ये कहाँ होगा, वलकुट में। और ये सब जो होता है वो जनरली कहाँ होता है, मध्यांश में। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया आपका, ऊपर हो गया वलकुट, ठीक है, और नीचे क्या हो गया, मध्यांश। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि हेनले का पास होता है वो सामान्यतः कहाँ होता है, मध्यांश में होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हम बताए कि मूत्र के निर्माण में 3 प्रक्रियाएं होती है, गुच्छीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण, अस्त्रावन। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, गुच्छीय निस्यंदन। ये गुच्छिया है, कोशिका गुच्छ है, आपको बताए बोमेन संपुट के अंदर क्या होता है, कोशिका गुच्छ होता है। ठीक है, तो इस गुच्छ में जो निस्यंदन होता है, जो फिल्ट्रेशन होता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया हम, गुच्छीय निस्यंदन। गुच्छीय निस्यंदन से क्या होगा, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ आगे जाएगा। ठीक है, आगे चला गया। अब क्या होता है कि हम आपको बताए कि रक्त कोशिकाओं और प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा सब कुछ जो है निस्यंदन हो जाता है। तो इसका मतलब ग्लूकोज भी चला गया, ग्लूकोज का भी फिल्ट्रेशन हो गया। तो ग्लूकोज का जब निस्यंदन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, तो अब इस संवलित नलिका में, समीपस्थ संवलित नलिका में ग्लूकोज आ गया है। तो क्या इस ग्लूकोज का पुनः अवशोषण होना जरूरी है कि नहीं है, जरूरी है।
क्योंकि ग्लूकोज अगर पुनः अवशोषण नहीं करेंगे तो ये तो मूत्र के द्वारा बाहर हो जाएगा, तो इसलिए ग्लूकोज का पुनः अवशोषण कर लेंगे तो जो है बाकी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ रहेगा सिर्फ वही बाहर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो ये आपको एरो दिख रहा है, एक एरो दिख रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब जो एरो दिख रहा है ऊपर की ओर, ये एरो क्या बताता है? पुनः अवशोषण को बताता है। क्या दर्शाता है? पुनः अवशोषण को दर्शाता है। ठीक है, तो यहां से जो ये एरो है ये पुनः अवशोषण को दर्शाता है। ये चीज आपका क्लियर है? तो पुनः अवशोषण किन किन चीजों का होता है उसके बारे में आप ध्यान रखिए। पुनः अवशोषण किन किन चीजों का होता है? कुछ आयंस, जैसे बाइकार्बोनेट आयन है, जैसे पोटेशियम आयन है, ठीक है, तो कुछ आयंस का होता है। तो पुनः अवशोषण किसका किसका होता है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। पुनः अवशोषण होता है आपका, यहाँ से पुनः अवशोषण होगा, ये जो ऊपर वाला एरो दिख रहा है दूरस्थ सम्मिलित नलिका से, यहाँ से भी पुनः अवशोषण होगा। तो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो सम्मिलित नलिकाओं से होता है। और किन चीजों का होता है वो आपको हम बता देते हैं। कुछ आयंस का, जैसे बाइकार्बोनेट बताया आपको हम, ठीक है, बाइकार्बोनेट का होता है कुछ, और जैसे पोटेशियम आयन का हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है NaCl का, Na+ और Cl-, मतलब NaCl का जो है रीअब्जॉर्प्शन यानी कि पुनः अवशोषण होता है सॉल्ट का, क्योंकि शरीर में जो है रक्त में नमक का कंसंट्रेशन जो है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन, वो सांद्रता जिसको बोलता है कंसंट्रेशन, ठीक है, तो वो एक फिक्स अमाउंट में होना चाहिए। उससे अगर कम रहेगा सॉल्ट का कंसंट्रेशन तो बीपी लो हो जाएगा। ठीक है, जनरल लैंग्वेज में आप ये समझिए। तो इसीलिए, और इसके अलावा जो है जो पानी है प्लाज्मा में, उस पानी का भी पुनः अवशोषण जरूरी है कि नहीं जरूरी है? ठीक है, तो जितना रक्त के प्लाज्मा से प्लाज्मा के साथ साथ आ गया था, जितना जरूरी का चीज है जो कि रक्त में होना चाहिए, जो कि फिल्ट्रेशन से आ गया था बाहर, उसको पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, जो भी जरूरी का चीज है। तो पुनः अवशोषण कर लिया। पुनः अवशोषण करने के बाद, पुनः अवशोषण होता किस चीज में है? ठीक है, तो वो धमनिकाओं में होता है, आर्टरियोल्स में होता है, वासा रेक्टा होता है, जो कि इसी के चारों ओर जो है रक्त वाहिकाएं होती है, और उस रक्त वाहिकाओं में पुनः अवशोषण हो जाता है। ठीक है, तो ये जो समीपस्थ सम्मिलित नलिका है, समीपस्थ सम्मिलित नलिका से इसके बगल में जो भी धमनिका होगी, जो भी रक्त वाहिका होगी, उस रक्त वाहिका में क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा, जो भी जरूरी चीज है उसका, जैसे ग्लूकोज का, यहाँ ग्लूकोज नहीं लिखे, जो भी पोषक तत्व है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह सब, तो उन सब का क्या हो जाएगा? यहाँ से पुनः अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, तो सम्मिलित नलिकाओं से पुनः अवशोषण हो गया। अब जो है यहाँ से फिल्टर किया हुआ जो सब्सटेंस है, जो भी फिल्टर किया हुआ पदार्थ है, निस्यंदित पदार्थ, वह नीचे आएगा। कहाँ आ गया? हेनले के पास में आ गया। हेनले के पास में आया, तो हेनले के पास में आते आते यहाँ से क्या होता है कि पानी का अवशोषण होता है। किसका? H2O का। किसका अवशोषण होता है? H2O का। तो H2O का अवशोषण हुआ, H2O का अवशोषण हुआ, वाटर का, जल का। और इसके बाद जब ये हेनले पास के संरचना में आप एक खास बात देख रहे होंगे कि यहाँ से आया है पतली नली, यहाँ से यहाँ तक पतली नली आया है, यहाँ से फिर आ गया है मोटी नली। ठीक है, तो हेनले के पास में दो खंड होता है, पतला खंड और मोटा खंड। ठीक है, इसको बोलते हैं थिन लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और थिक लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है, तो अवरोही हो गया, और ये ऊपर जा रहा है तो आरोही हो गया। ठीक है, तो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो अवरोही और आरोही, तो हेनले पास की अवरोही भुजा, हेनले पास की आरोही भुजा। जो नीचे आ रही है वो क्या है? हेनले पास की अवरोही भुजा, और जो ऊपर जा रही है वो हेनले पास की आरोही भुजा। अब हेनले पास की आरोही भुजा में ये पतला भाग, ये पतला भाग, और वो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? मोटा भाग। यहां तक क्लियर आपको? ठीक है, तो हेनले पास में क्या होता है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, पानी का पुनः अवशोषण होता है। ठीक है, अब आगे गया, यहां से ऊपर गया, यहां से ऊपर चला जाएगा जैसे ही फिल्ट्रेट, जो निस्यंदित पदार्थ है, फिल्ट्रेट आगे चला गया, यहां से भी क्या होगा? पानी वगैरह का पुनः अवशोषण होगा, NaCl का पुनः अवशोषण होगा, बाइकार्बोनेट का पुनः अवशोषण होगा। ठीक है, फिर फाइनली कहाँ चला जाएगा? निस्यंदित पदार्थ इस संवाहित नलिका में, संग्राही नलिका में, जिसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। ये संग्राही नलिका, ये संग्राही नलिका है, ये आपको पता है पहले से, संग्राही नलिका, कलेक्टिंग डक्ट। इसमें पहुंच गया क्या? इसमें पहुंच गया जो है फिल्ट्रेट, निस्यंदित पदार्थ।
ठीक है। जब इसमें पहुंच जाता है निस्यंदित पदार्थ, तब उसको क्या बोलते हैं, मूत्र बोलते हैं। जो मूत्र शब्द है वो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। कहाँ यूज करेंगे, जब संग्राही नलिका में पहुंच जाएगा निस्यंदित पदार्थ, तब उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, मूत्र बोलेंगे। ठीक है। तो क्या हुआ, रक्त आया, रक्त से क्या क्या, रक्त कोशिकाओं और प्रोटीन को छोड़ के बाकी सब जो है फिल्टर हो गया, निस्यंदित हो गया। उसमें से क्या किया गया, पुनः अवशोषित कर लिया गया, क्या चीज को पुनः अवशोषित कर लिया गया, जो भी जरूरी चीज था, ग्लूकोज, बाइकार्बोनेट, ये सब जो जिसकी जरूरत थी। ठीक है, तो पुनः अवशोषित कर लिया गया। अब क्या होता है कि कुछ चीजें निस्यंदित होने के बाद भी, जो पुनः अवशोषण के बाद भी क्या होता है, कुछ चीजें रह जाती है जिसका कि एक्सक्रेशन, उत्सर्जन जरूरी है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं हम, सिक्रेशन से डालते हैं। ये देखिए नीचे से एरो आपको दिख रहा होगा ऊपर जाते हुए, ये नीचे से एरो दिख रहा है ऊपर जाते हुए, तो ये एरो जो है इसमें घुसेगा। ठीक है, तो ये किसको दर्शाता है कि सिक्रेशन को दर्शाता है, स्त्रावन। यहाँ पे धमनियां होगी, ठीक है, रक्तवाहिकाएं होंगी, रक्तवाहिकाओं से कुछ चीजें जो है इस ट्यूब में, मतलब समीपस्थ संवलित नलिका में स्त्रावित की जाती है, सिक्रेट की जाती है। तो रक्तवाहिकाओं से इस ट्यूब में कुछ चीजें सिक्रेट करना क्या है, सिक्रेशन। जो तीसरा है स्त्रावन, ये है तीसरा प्रोसेस। पहला बताया आपको गुच्छीय निस्यंदन, गुच्छ में क्या होगा, निस्यंदन होगा। दूसरा बताया आपको पुनः अवशोषण, तो दूसरा हो गया पुनः अवशोषण, जरूरी चीजों का पुनः अवशोषण। फिर जो जरूरी चीजें नहीं है, वो चीजें अगर रक्त वाहिकाओं में है, बची हुई है, तो उसको क्या करेंगे, स्त्रावन कर देंगे। क्या कर देंगे, स्त्रावन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है जैसे H+ का हो गया, जैसे अमोनिया का हो गया, इन सब चीजों का क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। ठीक है, तो NH4+ लिख सकते हैं या NH3 लिख सकते हैं, अमोनिया, अमोनिया आयन। ठीक है, ये जो देख रहे हैं सिक्रेशन, ये जा रहा है रक्त वाहिकाओं से, तो जैसे K+ का हो गया। पोटेशियम का भी पुनः क्या हो सकता है, स्त्रावन हो सकता है, अगर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है रक्त वाहिकाओं में। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, स्त्रावित कर देंगे इस ट्यूब में, वह मूत्र के द्वारा बाहर हो जाएगा। तो मूत्र का निर्माण में 3 प्रक्रिया बताया आपको हम। गुच्छीय निस्यंदन जो वोमेन संपुट में होता है, पुनः अवशोषण जो संवलित नलिकाओं में मुख्य रूप से होता है, स्त्रावन जो संवलित नलिकाओं में होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको 3 स्टेप में बताए मूत्र का निर्माण। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होने के बाद अब क्या होगा, यहां से संग्राही नलिका से कहां जाएगी, कहां जाएगा मूत्र, संग्राही नलिका से पेल्विस में जाएगा। कहां जाएगा, पेल्विस में। पेल्विस से कहां जाएगा, यूरेटर में, मतलब मूत्र वाहिनी में। ठीक है, और मूत्र वाहिनी से कहां जाएगा, मूत्राशय में कुछ समय तक जमा रहेगा। मूत्राशय में कुछ समय तक जमा रहने के बाद कहां जाएगा, ठीक है, मूत्राशय से कहां चला जाएगा, मूत्र मार्ग में, यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से शरीर के बाहर। ठीक है, तो ये है मूत्र निर्माण का प्रक्रिया। और मूत्र निर्माण के बाद आगे मूत्र का क्या मार्ग होगा, किस किस मार्ग से होके मूत्र जो है शरीर के बाहर निकलेगा, ये आपको बताए। ठीक है, तो अब तक हम देख चुके हैं वृक्क की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, वृक्काणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, मूत्र का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ अन्य उत्सर्जी अंग होते हैं। ठीक है, जैसे लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, हमारा स्किन, चमड़ी, ये क्या करता है, पसीना जो है, स्वेट ग्लैंड जो है, इसमें स्वेट ग्लैंड होता है, पसीना निकालने वाला ग्लैंड, ग्रंथि, तो उससे जो है कुछ अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ अंगों के बारे में पढ़ेंगे। लीवर, वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि अमोनिया को उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ उत्सर्जी अंगों के बारे में पढ़ेंगे जो कि किडनी के अलावा उत्सर्जन का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे हीमोडायलिसिस के बारे में, जो आर्टिफिशियल किडनी, जिसका किडनी खराब हो गया है, उसका क्या उपाय है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं अन्य उत्सर्जी अंग। अन्य उत्सर्जी अंग, जो मुख्य उत्सर्जी अंग था वो क्या था, किडनी था, वृक्क। अब जो हम देख रहे हैं अन्य उत्सर्जी अंग, इसमें हम क्या क्या देखेंगे वो आपको हम बता देते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फेफड़ा। क्या देखेंगे, फेफड़ा। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे यकृत, और तीसरा हम देखेंगे जो स्किन से निकलता है, स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड, स्वेद ग्रंथियां, स्वेद ग्रंथियां एवं तेलीय ग्रंथियां, स्वेद ग्रंथियां एवं तेलीय ग्रंथियां।
तो देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यानी कि उत्सर्जी पदार्थ जो है इन सब चीजों से भी निकलता है। किडनी से तो क्या निकलता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। किडनी से क्या निकलता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ वृक्क से। और फेफड़ा से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये लगभग 200 मिलीलीटर पर मिनट, कितना, 200 मिलीलीटर पर मिनट जो है कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा से शरीर के बाहर जाता है, 200 मिलीलीटर पर मिनट। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है फेफड़ा से होता है और यह भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। अगर ये शरीर में रहेगा तो ये शरीर के लिए हानिकारक है। उसी प्रकार से यकृत, यकृत में जो है जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये सब पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट पितरस में जो होता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये दो आप याद रख लेंगे। बाकी बहुत सारा होता है तो आपको सब कुछ याद नहीं रखना है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये दो चीज याद रखना है बस। इस दोनों से क्या होता है, ये दोनों चीजों का जो है वे एक्सक्रेशन होता है, किससे, यकृत से। तो यकृत क्या करेगा, उत्सर्जन इन सब चीजों का, इन सब चीजों का जो है काम नहीं है। श्वेत ग्रंथियां और तेलीय ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड और पाइल ग्लैंड, ठीक है। तो इससे कुछ नमक, सॉल्ट मटेरियल, कुछ नमक, ठीक है, और कुछ यूरिया भी निकलता है, कुछ यूरिया भी निकलता है। इसके अलावा और भी कुछ आयंस भी निकलते हैं। तो ये सब चीज जो है, इन सब चीजों का उत्सर्जन भी होता है। और जो कि अन्य उत्सर्गी अंग है, फेफड़ा, यकृत, श्वेत ग्रंथियां, इन सब चीजों से भी उत्सर्जन होता है। एक्सेस ऑयल का उत्सर्जन होगा वो तेलीय ग्रंथियों से होगा। तो हम बात कर रहे थे क्या, वृक्क, वृक्क की संरचना बताए, वृक्काणु की संरचना बताए, वृक्काणु में मूत्र का निर्माण कैसे होता है ये बताए, और अन्य उत्सर्जी अंग के बारे में बताए। अब चलिए देखते हैं हीमोडायलिसिस, डायलिसिस प्रक्रिया क्या है, अपोहन प्रक्रिया का नाम क्या है, डायलिसिस यानी कि अपोहन। ये अपोहन क्या है और अपोहन क्यों है, दोनों को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपोहन क्यों है, ये जो भी प्रक्रिया है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इस प्रक्रिया की जरूरत इसीलिए पड़ी, जैसे किडनी है, तो किसी आम इंसान का किडनी में यहाँ पे मान चलिए इन्फेक्शन हो गया किसी बैक्टीरिया के कारण से, या इंजरी लग गया, कोई चाकू मार दिया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो जो भी आघात पहुंचा उसके कारण मान के चलिए एक किडनी आपका खराब हो गया। अगर किडनी खराब हो गया, अब वो किडनी काम नहीं कर रहा है, मूत्र का निर्माण सही से नहीं हो रहा है, तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर आप नहीं कर सकते हैं शरीर से। तो शरीर में ये सब क्या होते हैं, विषैले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो शरीर से इन चीजों का बाहर करना जरूरी है। इसके लिए क्या करेंगे, हमको अल्टरनेट कोई रास्ता चाहिए, कोई दूसरा उपाय चाहिए जिससे शरीर के अंदर जो है खून में जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको बाहर किया जा सके, ठीक है। तो इसी के लिए जो है हमारा जो है ऑप्शन है एक डायलिसिस, अपोहन। इसमें क्या करते हैं, इसको देखिए ध्यान से, इसमें क्या करते हैं आपको हम बताएं कि शरीर की जितनी कोशिकाएं हैं सारी कोशिकाओं से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा और कहां जाएगा, ब्लड में, ठीक है। ब्लड में गया, रक्त में, वहां से ब्लड से कहां जाएगा, किडनी में, और किडनी से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो है मूत्र के द्वारा बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ पहले कहां आया, ब्लड में। शरीर के सारे कोशिकाओं से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ ब्लड में आ गया। अब उसके बाद ब्लड से हमको नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कौन निकाल रहा था, किडनी। अब किडनी हमारे पास नहीं है, खराब हो चुका है, तो ब्लड से अपशिष्ट पदार्थ निकालना है हमको, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ निकालना है। तो मान के चलिए यहाँ एक चिंटू है और इस चिंटू के शरीर से हम खून निकाले, ठीक है। इस चिंटू के शरीर से यहां से एक पाइप लगा के खून निकाल लिए। इस खून में से हमको क्या करना है, जो काम किडनी करता था, किडनी क्या करता था, किडनी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल लेता था, बाकी ब्लड को वापस हार्ट में भेज देता था। तो हमको भी वही करना है, इस खून में से क्या करना है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ निकाल लेना है। तो देखिए इसके लिए हमारे पास क्या सुविधा है, इसके लिए हमारे पास सुविधा है अपोहन। अपोहन द्रव, डायलिसिस फ्लूइड बोलते हैं इसको। इसमें पानी रखे, इसमें क्या रखे, एक तरल पदार्थ रखे। इस तरल पदार्थ को हम नाम दिए हैं अपोहन द्रव। क्या नाम दिए हैं, अपोहन द्रव। इस अपोहन द्रव में क्या होगा, वह सब कुछ होगा जो ब्लड में होता है। तो अपोहन द्रव में क्या क्या होगा, जैसे ब्लड में ग्लूकोज होता है, ब्लड में ऑक्सीजन होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब कुछ होगा। ब्लड का एक एक चीज जो है ये अपोहन द्रव में होगा। क्या नहीं होगा,
इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अपोहन द्रव में क्या नहीं होता है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ नहीं होता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ नहीं होता है। अपोहन द्रव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ नहीं होता है। तो नहीं होता है तो इससे क्या होगा ये समझिए आप। अगर अपोहन द्रव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ नहीं है और ब्लड में है, तो ब्लड से जो हम पाइप लाए, यहां से बॉडी से जो ये पाइप लाए, और इस पाइप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ भी है और बाकी सब कुछ भी है। ब्लड के ब्लड सेल्स भी हैं, प्लाज्मा भी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब है। इसके अंदर इसके आयंस है, पोटेशियम आयंस है, हाइड्रोजन आयंस है, बाइकार्बोनेट आयंस है। ब्लड का जितना चीज कंपोजिशन होता है ब्लड के अंदर, प्रोटीन्स है, सब कुछ होता है, लेकिन क्या नहीं होगा? इसके अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ नहीं होगा। तो इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ की संख्या, का जो सांद्रता होता है, कंसंट्रेशन, वो ज्यादा होगा। ठीक है, और इधर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ नहीं है अपोहन द्रव में। ठीक है, अगर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ नहीं है तो यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो है अपोहन द्रव में आ जाएगा। तो ये जो पीला पीला डॉट दिख रहा है, ये क्या है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, जो कि अब कहाँ आ गया है? अपोहन द्रव में आ गया है। इसके बारे में हम लिख देते हैं, ये क्या है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो है कहाँ आ गया? इस अपोहन द्रव में आ गया, और यहां से फिर वापस पंप के द्वारा जो है इस ब्लड को वापस जो है हमारे बॉडी में पहुंचा दिया जाएगा। पंप के द्वारा वापस ब्लड को हमारे बॉडी में पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है? ट्यूब है। क्या है? ट्यूब है, ट्यूब से वापस पहुंचा दिया जाएगा। तो गया था ब्लड क्या क्या लेके? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ और बाकी सब कुछ लेके आया। ब्लड क्या लेके? सब कुछ लेके आया, लेकिन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कहाँ छोड़ दिया? अपोहन द्रव में छोड़ दिया। तो किडनी का जो काम था नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को हटाना, वो काम कौन कर दिया? हमारा अपोहन द्रव कर दिया कि नहीं कर दिया? तो अपोहन द्रव में जो है बहुत सारे ट्यूब होते हैं। ये जो आपको हम बताया, ये क्या है? अपोहन द्रव है, और इसमें बहुत सारे ट्यूब है। इस ब्लड को बहुत सारे ट्यूब से गुजरना पड़ता है। इस तरह का ट्यूब होता है। इस ट्यूब से होकर जब ब्लड गुजरता है, इस ट्यूब को बोलते हैं हम सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन से बना हुआ ट्यूब, मतलब जो है चयनित पारगम्य झिल्ली। तो इससे जो है सिलेक्टेड मटेरियल ही बाहर निकलेगा। जब इस ट्यूब से गुजरता है, जिससे क्या होगा? सिलेक्टेड मटेरियल ही बाहर निकलेगा, चयनित मटेरियल ही बाहर निकलेगा। जैसे हमको क्या निकालना है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना है, तो इस ट्यूब से सिर्फ नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ ही बाहर निकलेगा, बाकी कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हीमोडायलिसिस का मेथड। हीमोडायलिसिस के मेथड में कुल मिला के क्या जानना है आपको? कि ब्लड को हीमोडायलिसिस फ्लूइड में इंटर कराते हैं। तो ब्लड को अपोहन द्रव में इंटर कराते हैं। अपोहन द्रव में इंटर कराने के बाद वहां नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बाहर हो जाता है, क्योंकि अपोहन द्रव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ नहीं होता है और इसमें होता है। तो उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ चला गया, और वापस जो है अब ब्लड शुद्ध हो गया है और उसको फिर से हमारे बॉडी में ले आया गया। तो ये है आपका डायलिसिस प्रोसेस, अपोहन प्रक्रिया। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे और कौन सा चैप्टर अपलोड होगा वो आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो को नियमित रूप से पढ़ें, खुद भी लाभान्वित हो और अपने दोस्तों को, मित्रों को भी लाभान्वित करें। धन्यवाद।